कहानी की शुरुआत में हम वर्जीनिया की ग्रांथम सिटी पर एक घर को देखते हैं जहां उस घर की ओनर के साथ नौकर का भी हत्या हो चुकी है। शेरिफ शेल्डन जगह की मुआयना कर रहे होते हैं, तभी दूसरे ऑफिसर उसे नीचे बेसमेंट में बुलाते हैं जहां वो देखते हैं कि एक लड़की की डेड बॉडी जमीन में गड़ी हुई है, जिस लड़की के शरीर पे जरा सा भी खरोच नहीं होती। फिर एक लेडी ऑफिसर शेल्डन को बताती है कि किसी ने भी इस घर पे किसी भी चीज की चोरी नहीं की है और ना ही किसी ने बाहर से जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की है, बल्कि ये लोग अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। शेल्डन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब मर्डर किसने और कैसे किया होगा। फिर वो लेडी ऑफिसर शेल्डन से पूछती है इस लड़की का नाम क्या है। शेल्डन कहता है फिलहाल तो हमें इसके पास से कोई भी आईडी प्रूफ नहीं मिला है, इसीलिए हमने इसका नाम जेन डो रखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम टॉमी टेल्डन और उसके बेटे ऑस्टिन टेल्डन को देखते हैं जो मिस्टर हावर्ड की ऑटोप्सी कर रहे होते हैं, जिसका पूरा शरीर जल चुका होता है। टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन से पूछता है कि इसकी मृत्यु की वजह क्या हो सकता है। ऑस्टिन वजह सही से नहीं बता पाता, लेकिन उसके पिता टॉमी बिल्कुल सही वजह बता देते हैं, जैसे मिस्टर हावर्ड की मृत्यु उसके सामने हुआ हो। टॉमी अपने काम में बहुत माहिर होता है। टॉमी के परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी मॉर्ग पे ऑटोप्सी करते आए हैं और अब टॉमी के बाद इस मॉर्ग को संभालने का काम ऑस्टिन का होगा। यह मॉर्ग उनके घर के बेसमेंट में होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण बहुत बड़ा हो चुका है, जहां लगभग हर एक फैसिलिटी मौजूद है। मिस्टर हावर्ड की ऑटोप्सी के बाद टॉमी बेसमेंट से बाहर आ जाता है थोड़ी खुली हवा खाने। उधर ऑस्टिन मिस्टर हावर्ड की डेड बॉडी के डिटेल्स लिख के उसे लॉकर में बंद कर देता है। फिर वो अपने हाथ धोने चला जाता है, तभी उसे एलिवेटर चलने की आवाजें आती है। ऑस्टिन को लगता है ये जरूर उसके पिताजी होंगे, इसीलिए वो चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। तभी कोई पीछे से उस पर चढ़ जाता है। ऑस्टिन इससे डर जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो असल में उसकी गर्लफ्रेंड एमा होती है। वो यहाँ पर इसलिए आई होती है क्योंकि आज रात वो ऑस्टिन के साथ कहीं बाहर जाकर मूवी देखना चाहती है, जिसके बारे में ऑस्टिन को पहले ही बता चुकी है। एमा इस जगह को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि ये सिर्फ कोई पुरानी जगह होगी। एमा इस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। घूमते घूमते वो डेड बॉडीज के लॉकर तक पहुंच जाती है और वो ऑस्टिन से एक डेड बॉडी देखने की जिद करने लगती है। ऑस्टिन उसे मना कर रहा होता है क्योंकि वो ऐसे डेड बॉडीज को नहीं देख पाएगी और कहता है मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो इसकी इजाजत नहीं देंगे। तभी वहाँ पर ऑस्टिन के पिता आ जाते हैं। टॉमी ऑस्टिन से कहता है चलो इसे एक लाश दिखा ही देते हैं। टॉमी एमा को एक लाश चुनने के लिए कहता है कि वो कौन सा देखना चाहती है। उत्साह में आकर एमा एक लाश चुनती है। ऑस्टिन उसे वो लाश दिखाता है जिसकी आंखें और मुंह सिली होती है। एमा ये देखकर थोड़ी सहम जाती है, लेकिन फिर वो दोबारा एक और लाश देखना चाहती है। ऑस्टिन उसे फिर दोबारा मना करता है क्योंकि वो ऐसी लाशें नहीं देख पाएगी, लेकिन एमा जिद करने लगती है। मजबूरी में आकर ऑस्टिन उसे टेनिस लुइस नाम के एक व्यक्ति की लाश दिखाता है जिसके मुंह पे कपड़ा और पैरों पे घंटी होता है। एमा पूछती है कि आखिर इसके पैरों पे घंटी क्यों है। टॉमी बताता है ये घंटी सिर्फ इसलिए है ताकि ये पता चल सके कि वो मुर्दा है या नहीं, क्योंकि पहले ऐसे तकनीक नहीं हुआ करते थे जिससे ऑटोप्सी के दौरान ये पता लगाया जा सके कि कोई मुर्दा है या जिंदा। और टॉमी ने इसके पैरों पे घंटी इसलिए लगाया क्योंकि वो कभी कभी पुराने तरीके भी इस्तेमाल करता है। एमा की क्यूरियोसिटी इतना ज्यादा होती है कि वो दोबारा टॉमी से पूछती है आखिर इसके मुंह पे कपड़ा क्यों है। टॉमी बताता है कि किसी ने इसे पॉइंट ब्लैंक से शूट किया था और इसका आधा चेहरा गायब हो चुका है। एमा कहती है आखिर कोई किसी को ऐसे क्यों मारेगा। टॉमी कहता है तुम तुम्हारी बॉयफ्रेंड की तरह सवाल पूछ रहे हो, हमारा काम है किसी की मौत की वजह ढूंढना, ना कि क्यों, किसने, किस लिए, किसको मारा। ये सब ढूंढना जानना हमारा काम नहीं है, ना ही कम ना ही इससे ज्यादा। इतना सब सुनने के बावजूद एमा चेहरा देखना चाहती है और वो कपड़ा हटाने ही वाली होती है, लेकिन टॉमी उसे डराने के लिए घंटी को हिला देता है जिससे एमा डर जाती है। असल में टॉमी बहुत मजाकिया इंसान होता है, बस देख के कोई खड़ूस बूढ़ा इंसान लगता है। ऑस्टिन एमा से कहता है देखा मैंने कहा था तुम नहीं देख पाओगी। फिर वो दोनों अपने प्लान के मुताबिक मूवी देखने के लिए निकलने ही वाले होते हैं। तभी एलिवेटर से शेरिफ शेल्डन निकलते हैं जो ऑटोप्सी के लिए एक लाश लाया होता है। शेल्डन सीधा टॉमी की तरफ चला जाता है। ऑस्टिन अपने पिता की मदद के लिए रुकना चाहता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं जाओ यार मजे करो। फिर ऑस्टिन और एमा एलिवेटर से ऊपर चले जाते हैं, जहाँ ऑस्टिन एमा से कहता है कि अगर बहुत जरूरी नहीं होता तो कभी भी शेल्डन इतनी रात को लाश लेके नहीं आता। एमा कहती है छोड़ो यार हम तो यहाँ से जा रहे हैं। ऑस्टिन अपने पिता की मदद के लिए रुकना चाहता है। फिर एमा कहती है तो फिर तुम तब क्या करोगे जब तुम अपने इस खानदानी घर को छोड़ के अपने पिता को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। असल में ऑस्टिन अपनी परिवार की तरह इस ऑटोप्सी की काम को नहीं करना चाहता, इसीलिए वो इस जगह को छोड़कर एमा के साथ कहीं और सेटल होना चाहता है, जिसके बारे में वो अभी तक अपने पिता टॉमी को नहीं बता पाया क्योंकि अपने पिता के सामने ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। एमा इससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि ऑस्टिन उसके साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाए। फिर एमा उससे पूछती है क्या तुम अभी भी मेरे साथ मूवी देखने नहीं जाना चाहते। ऑस्टिन बताता है कि वो जाना तो चाहता है, लेकिन फिलहाल वो अपने पिता की मदद करना चाहता है और वो एमा को कुछ घंटे बाद रात 11 बजे बुलाता है और वो एमा को
प्रॉमिस करता है कि वो जरूर उसके साथ मिडनाइट शो देखने चलेगा। एमा भी इसके लिए थोड़ा बहुत मान जाती है और वो यहाँ से निकल जाती है। उधर शेल्डन टॉमी को लाश दिखाता है जो जेंडो की होती है। शेल्डन टॉमी को बताता है कि शायद उस घर का नौकर एल्वारेज जेंडो को मारकर उसकी बॉडी को उनके घर पे छुपाना चाहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस घर का मालिक भी घर पे मौजूद है, जिसके बाद उनके बीच हाथापाई हुआ होगा और उन्होंने ही एक दूसरे को मार दिया होगा, ऐसा शेल्डन का मानना होता है। और वो जेंडो को इतनी रात को यहाँ पर इसलिए लाया होता है क्योंकि उसे जेंडो का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं मिला होता और ना ही उनकी डेटाबेस पे जेंडो की फिंगरप्रिंट से। इसीलिए वो बाकी लाशों से पहले इसकी मौत का वजह जानना चाहता है क्योंकि इसके शरीर के बाहरी तरफ कोई भी खरोच का निशान नहीं है। फिर वहाँ ऑस्टिन आता है और वो शेल्डन से कहता है आपको तो क्राइम सीन पे होना चाहिए था। शेल्डन कहता है कि उन्हें उस घर पे 4 डेड बॉडीज मिली है जिनकी मृत्यु की वजह उन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिली और सुबह मीडिया को उन्हें जवाब भी देना है। इसीलिए वो टॉमी को सुबह तक जेंडो की मृत्यु की वजह ढूंढने के लिए कहता है और वो यहाँ से चला जाता है। टॉमी ऑस्टिन से कहता है तुम्हें मेरे लिए अपना डेट नहीं खराब करना चाहिए था। ऑस्टिन मजाक में कहता है क्या करे, आदत से मजबूर हूँ। टॉमी जेंडो की ऑटोप्सी को 4 हिस्सों में बांट देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल एवोल्यूशन फॉलोड बाय इंटरनल एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड देन आखिर में ब्रेन की ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के दौरान वो रेडियो सुन रहे होते हैं जहाँ पर ये ब्रॉडकास्ट होता है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। ऑस्टिन ऑटोप्सी का पहला पड़ाव एक्सटर्नल एवोल्यूशन को शुरू करता है और बॉडी की डिस्क्रिप्शन देते हुए फोटो खींच रहा होता है। फिर वो बॉडी की आंखें चेक करता है जो बिल्कुल ग्रे हो चुका होता है। ये देख के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि बॉडी की कंडीशन बिल्कुल फ्रेश होता है और किसी की आंखें तब ग्रे हो जाता है जब उसकी मौत को कई दिन हो चुके होते हैं। टॉमी बॉडी को ठीक से चेक करने लगता है और वो देखता है कि बॉडी में जरा सा भी लिविडिटी नहीं होती। टॉमी ऑस्टिन को ये सब बोर्ड पर लिखने के लिए कहता है ताकि समझने में आसानी हो। फिर टॉमी देखता है कि जेंडो की रिस्ट और एंकल्स फ्रैक्चर हो चुके हैं जबकि बाहरी तरफ कोई भी चोट का निशान नहीं होता। जेंडो के नाखूनों पे और बालों पे कुछ मिट्टी जैसा चीज होता है। टॉमी बताता है कि वो मिट्टी नहीं है बल्कि ये कोई और चीज है, मतलब जेंडो को मिट्टी में दफनाने से पहले उस चीज में दफनाया गया था जिसके बाद उसे नेचुरल तरीके से जमीन में दफनाया गया। ऑस्टिन जेंडो की मुंह चेक करता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी जीभ कटी हुई है। ठीक से देखने पे उन्हें पता चलता है कि उसकी जीभ को जबरदस्ती काटा गया है। टॉमी कहता है कि वो ऐसा केस 15 साल पहले देखा था जब कुछ लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से कुछ लड़कियों को पकड़ कर ले गए थे। उनमें से एक बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी तो उन लोगों ने उस लड़की की जीभ को काट दिया था। ऑस्टिन को लगता है कि शायद जेंडो भी प्रोस्टिट्यूशन की शिकार थी। ऑस्टिन जब जेंडो की फोटो खींच रहा होता है तब उसकी नजर जाता है जेंडो की नाक पे। ये देखकर वो हैरान तो होता है लेकिन उसे तसल्ली हो जाता है जब वो देखता है कि उसके नाक से एक मक्खी बाहर आ रहा है, ना कि कोई आत्मा। टॉमी नोटिस करता है कि जेंडो की मोलर दांत गायब है और उसे जेंडो की मुंह से किसी तरह का फैब्रिक का टुकड़ा मिलता है। ऑस्टिन उसे लैब भेजने के लिए बैग पैक कर देता है। टॉमी जेंडो की वजाइना चेक करता है तो उसे बहुत सारे कट के निशान दिखते हैं जिससे ऑस्टिन को इस बात पे थोड़ा बहुत विश्वास हो जाता है कि जेंडो जरूर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार थी। लेकिन टॉमी इतनी जल्दी फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचना चाहता। वो पूरी तरीके से पता लगाना चाहता है कि आखिर जेंडो की मृत्यु कैसे हुई। ऑस्टिन घड़ी की तरफ देख रहा होता है क्योंकि 11 बजे उसने एमा को बुलाया है और उनका मिडनाइट शो देखने का प्लान है। फिर ऑटोप्सी का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है यानी इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट, लंग्स एटसेट्रा। टॉमी दूसरे पड़ाव के लिए तैयार होता है तभी उन्हें बाहर बादल गरजने की आवाज आता है। वो इन सब बातों को इग्नोर करके जेंडो के शरीर पे कट लगाने ही वाला होता है लेकिन तभी लाइटें ब्लिंक होने लगते हैं और रेडियो पर अपने आप स्टेशन बदल रहे होते हैं और एक गाना चलता है, लेट द सन शाइन इन। ऑस्टिन रेडियो को ठीक करता है और टॉमी इन सब बातों को नॉर्मल समझकर जेंडो की शरीर पे कट लगा देता है और यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। बस थोड़ा सब्र कीजिए। कट पूरा होते ही जेंडो के शरीर से खून प्रेशर के साथ बाहर आता है जबकि ऐसा किसी मुर्दे के साथ होना नामुमकिन है जब तक कि वो मुर्दा फ्रेश ना हो, 1 घंटा या फिर 1 दिन। लेकिन जेंडो की आंखों के हिसाब से तो उसकी मौत कई दिन पहले हो चुकी है। टॉमी को लगता है कि हो सकता है बॉडी के अंदर कुछ प्रेशर बिल्डअप हो गया होगा जिसके कारण ऐसा हुआ, इसीलिए वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऑस्टिन खून की सैंपल लेकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख देता है। उधर टॉमी जेंडो की शरीर को चीर फाड़ रहा होता है और वो ऑस्टिन को कुछ सैंपल देता है जो लेकर ऑस्टिन दोबारा रेफ्रिजरेटर की तरफ जाता है जहाँ वो देखता है कि रेफ्रिजरेटर में चारों तरफ खून बिखरा हुआ है और जेंडो की खून की सैंपल में से खून टपक रहा होता है। ऐसा लगता है किसी ने टेस्ट ट्यूब को तोड़ दिया है जबकि बाकी लोगों की खून की सैंपल बिल्कुल सही सलामत होता है। ऑस्टिन सब कुछ समेट कर अपने पिता के पास आता है। इधर टॉमी जेंडो की रिब्स की हड्डियों को काट कर बाहर निकाल देता है और वो नोटिस करता है कि जेंडो की लंग्स पूरी तरीके से काला हो चुका है। टॉमी के हिसाब से ऐसा किसी के साथ तब हो सकता है जब कोई हर दिन 10 सिगरेट के पैकेट को पी जाए और ऐसा वो लगातार 30 सालों तक करता रहे, तब जाकर उसकी लंग्स की हालत ऐसा हो सकता है। फिर टॉमी उसके हार्ट को निकाल लेता है जिसपे बहुत सारे कट के निशान होते हैं। सिर्फ हार्ट पे ही नहीं बल्कि उसके लगभग सारे अंदरूनी अंग पे ऐसे कट के निशान होते हैं जैसे लिवर, स्टोमक, लंग्स और भी कई ऑर्गन्स पे, जबकि उसके शरीर के बाहरी हिस्सों पे जरा सा भी खरोच का निशान नहीं होता। टॉमी कहता है किसी को मारने की हजारों तरीके हैं, गोली मार दो, जहर दे दो या फिर कोई और तरीका, लेकिन कोई किसी को ऐसे तब मार सकता है जब वो चाहता है कि वो तरप तरप कर मरे। और ऐसा
जेंडो के साथ हुआ है। फिर उन्हें बाहर की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं। ऑस्टिन बाहर जाकर कमरों को चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। और वो जब कमरों को बंद करके वहाँ से जाने वाला होता है तभी उसकी नजर जाता है आईने पे, जहाँ पर वो देखता है कि कोई लाश हॉलवे पे खड़ा है। लेकिन जब वो हॉलवे को चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उधर मॉर्ग पे ऑटोप्सी के दौरान टॉमी के हाथ कट जाता है और वो अपना हाथ धोने के लिए चला जाता है। तभी उसे भेंट में से कुछ आवाजें आती है। ऑस्टिन भी इस आवाज को सुनकर भेंट को चेक करने लगता है और उसे कुछ चीज दिखता है, जिससे डर कर वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और ऑस्टिन दोबारा ठीक से भेंट को चेक करता है और वो देखता है कि उनकी बिल्ली स्टैनली बिल्कुल अधमरा पड़ा हुआ है। टॉमी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके दर्द को देखते हुए उसे बड़े ही प्यार से मार देता है ताकि उसे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। फिर वो स्टैनली की शरीर को एक चेम्बर में डालकर जला देता है। इधर ऑस्टिन जब मॉर्ग पे आता है तो वो देखता है कि लाश की ड्रॉयर अपने आप खुल चुका है, जबकि उसने ड्रॉयर को सही से लॉक किया था। वो ड्रॉयर को चेक करने के लिए जाता है। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं जो कहते हैं, बेटा लाशों के साथ छेड़छाड़ नहीं। ऑस्टिन ड्रॉयर को ठीक से लॉक कर देता है। अब ऑटोप्सी का तीसरा पड़ाव शुरू हो जाता है, जहाँ वो बॉडी के स्टोमक और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को चेक करेंगे। टॉमी स्टोमक को चेक करता है तो उसे एक फ्लावर मिलता है। चेक करने पे पता चलता है कि इस फ्लावर का नाम जिम्सन वीड है, जिसे पैरालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये फूल इस एरिया का नहीं होता, बल्कि ये फूल तो वर्जीनिया के नॉर्दर्न ईस्ट में पाया जाता है। इसीलिए वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जेंडो इस एरिया में कैसे पहुंची। टॉमी की इंटरेस्ट इस ऑटोप्सी पे और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होता है कि अगले 1 घंटे के अंदर करीब 60 मील पर आवर की स्पीड से हवाएं चलने वाली है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। जबकि कुछ घंटे पहले ही रेडियो पे ब्रॉडकास्ट आ रहा था कि अगले कुछ दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। इन सब चीजों से ऑस्टिन को अजीब लगने लगता है और वो अपने पिता से कहता है कि उन्हें हम इस ऑटोप्सी को सुबह पूरा करें। लेकिन टॉमी इसके लिए मना कर देता है क्योंकि सेल्डन सुबह ही इसका रिजल्ट जानना चाहता है। फिर दोबारा टॉमी को जेंडो के स्टोमक से एक कपड़े में लिपटा हुआ मोलर दांत मिलता है। उस कपड़े पे अजीब अजीब सिंबल्स बने होते हैं और कुछ रोमन नंबर्स भी लिखे होते हैं, जिनको ऑस्टिन बोर्ड पे लिख देता है। फिर उसे ख्याल आता है कि उन्हें जेंडो की मुंह से एक फैब्रिक का टुकड़ा मिला था। ऑस्टिन उस टुकड़े को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये टुकड़ा उसी कपड़े का है जो उन्हें अभी अभी जेंडो के स्टोमक से मिला है। फिर ऑस्टिन उस मोलर दांत को जेंडो के मुंह में फिट करता है और वो दांत उसके मुंह में फिट हो जाता है, मतलब ये दांत जेंडो का ही है। ऑस्टिन इस मामले को समझ जाता है और वो अपने पिता को बताता है कि किसी ने जबरदस्ती जेंडो की मोलर दांत को निकाला था और उस दांत को एक कपड़े में लपेट कर जेंडो को मजबूर किया गया था ताकि वो इस कपड़े के साथ दांत को भी निकल जाए। टॉमी पूछता है तो फिर इस कपड़े पे जो ड्राइंग्स बने हैं इन सब का क्या मतलब बनता है। ऑस्टिन कहता है कि हो सकता है उन लोगों ने जेंडो पर कुछ रिलीजियस रिचुअल्स किए होंगे और वो ये बताता है कि हो सकता है उन लोगों ने रिचुअल्स पूरा करने के लिए पहले जेंडो के रिस्ट और एंकल्स को फ्रैक्चर किया, फिर उसकी जीभ को काट दिया और उस फूल के जरिए उसे पैरालाइज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उसके मोलर दांत को निकालकर उसे कपड़े में लपेटकर उसे निकलने के लिए मजबूर किया। और जब इतना सब कुछ करने के बावजूद ये सब रिचुअल्स के लिए कम पड़ रहे थे तो उन लोगों ने इसके लंग्स तक को जला दिया। ऑस्टिन को जेंडो की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जेंडो को ह्यूमन सैक्रिफाइस के तौर पर इस्तेमाल किया होगा। टॉमी कहता है कोई भी किसी को ऐसे नहीं मार सकता, बाहरी हिस्सों को नुकसान ना पहुंचा के कोई भी अंदरूनी अंग को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सब बोलकर वो जेंडो की बॉडी को एग्जामिन करने लगता है। उधर रेडियो पे दोबारा स्टेशन बदलने लगते हैं और वो गाना लेट द सन शाइन इन दोबारा चलने लगता है। इधर ऑटोप्सी के दौरान टॉमी को जेन की चमड़े पे कुछ दिखता है, इसीलिए वो उसके चमड़े को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और वो जो देखता है उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो ये देखता है कि जेंडो के चमड़े पर भी वही निशान बने हैं जो उसकी पेट से मिली कपड़े पर बना था। तभी लाशों की ड्रॉयर अपने आप खुलने लगता है और यहाँ मौजूद हर एक लाइट टूट जाता है और पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। ऑस्टिन अपना टॉर्च जलाता है और देखता है कि सारे लाश ड्रॉयर से गायब है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। वो दोनों एलिवेटर को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि जनरेटर्स में इतना पावर नहीं होता कि वो एक एलिवेटर को चला सके। इसीलिए वो सीढ़ियों से बाहरी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोल पा रहे होते। बहुत जोर लगाने पे उन्हें पता चलता है कि एक पैर गिरने की वजह से बाहरी दरवाजा बाहर से पूरी तरीके से बंद हो चुका है और बाहर बहुत ज्यादा तूफान चल रहा होता है। ऑस्टिन अपना फोन का नेटवर्क चेक कर रहा होता है, लेकिन फोन में जरा सा भी नेटवर्क का कवरेज नहीं होता, मतलब वो किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला भी नहीं सकते। फिर उन्हें ख्याल आता है कि उनके ऑफिस पे एक लैंडलाइन है, इसीलिए वो ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें हॉलवे से किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जिससे डरकर वो दोनों जल्दी से अपने ऑफिस में घुस जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं। टॉमी लैंडलाइन से सेल्डन से बात करता है और यहाँ की स्थिति बताकर उसे बुलाना चाहता है, लेकिन सेल्डन कुछ भी ठीक से नहीं सुन पा रहा होता और कॉल कट हो जाता है। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की और घंटी की आवाजें आती है। ऑस्टिन दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करता है और उसे किसी का पैर दिखता है, जिससे वो डर जाता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि ये वही लाश है जिसके पैरों पे घंटी बंधा हुआ था। वो लाश दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे करके उसे रोक लेते हैं। फिर वो लाश दरवाजे से हट जाता है। ऑस्टिन को लगने लगता है कि ये सब जेंडो ही कर रही है, लेकिन टॉमी इस पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता। फिर वो अपनी जख्म को धोने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। अपनी जख्म को धोते हुए उसे
पर्दे के पीछे कोई साया दिखता है और वो चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। तभी पीछे से कोई उसे खींच लेता है और वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ऑस्टिन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है और उधर वॉशरूम के अंदर कोई टॉनी को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसकी आंखें ग्रे होता है। ऑस्टिन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन तब तक वो चीज यहाँ से निकल चुका होता है। टॉमी को विश्वास हो जाता है कि ये सब जेंडो ही कर रही है। ऑस्टिन अपने पिता को लेकर चुपचाप ऑफिस से बाहर आता है, जहाँ उसकी नजर उस कपड़े पे जाता है जिस कपड़े से उन्होंने उस घंटी वाली लाश के चेहरे को ढक के रखा था, और अब वो कपड़ा ऑफिस के दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। फिर वो दोनों दोबारा मॉग की तरफ जाने लगते हैं और वो देखते हैं कि जेंडो ठीक उसी तरीके से पड़ी है जैसे उन्होंने उसे छोड़कर गए थे, लेकिन जितने भी चीजें उन्होंने जेंडो की शरीर से निकाले थे वो सब रैपिड कंप्रेशन की वजह से नष्ट हो चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि जेंडो अपने शरीर को प्रिजर्व कर रही है। जब तक ऑर्गन्स उसके शरीर में मौजूद थे तब तक सही सलामत था, लेकिन उसके शरीर से अलग होते ही वो सब नष्ट हो गए। टॉमी और भी ज्यादा एग्जामिन करने के लिए जेंडो को क्रेमाटोरियम ले जाना चाहता है, इसीलिए ऑस्टिन स्ट्रेचर लाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक मॉग का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। ऑस्टिन जब दरवाजा नहीं खोल पाता तो वो कुल्हाड़ी से दरवाजे पर छेद कर देता है। बाहर उसे किसी के चलने की आवाजें आती है। वो दरवाजे के छेद से देखने लगता है, तभी वो लाश उसके सामने आ जाती है जिसकी आंखें और मुंह सिली हुई थी। ऑस्टिन ये देखकर पीछे हट जाता है और इन सब चीजों से तंग आकर वो जेंडो की शरीर पे आग लगा देता है। तभी लाइटें ब्लिंक होने लगते हैं। देखते देखते आग पूरी तरीके से मॉग में फैल जाता है। जैसे तैसे वो आग को बुझा देते हैं, लेकिन जेंडो को इस आग से जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। टॉमी देखता है कि एलिवेटर काम कर रहा है, इसीलिए ऑस्टिन अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर अपने पिता के साथ एलिवेटर की तरफ जाने लगता है। वो देखते हैं कि एलिवेटर बंद होने वाला है, इसीलिए जल्दी से वो एलिवेटर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक एलिवेटर पूरी तरीके से बंद हो जाता है। फिर वो देखते हैं कि वो घंटी वाला लाश उनकी तरफ आ रहा है। ऑस्टिन एलिवेटर को खोलने की कोशिश करने लगता है और टॉमी उनकी तरफ लाश को आते देखकर कुल्हाड़ी को ऑस्टिन के हाथों से अपने हाथों में ले लेता है। इधर एलिवेटर खुल जाता है और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी पावर कट हो जाता है। वो लाश जब एलिवेटर के पास आ जाता है तो टॉमी उस पर हमला कर देता है और उनको ये तसल्ली हो जाता है कि उन्होंने उस लाश को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो वो असल में वो लाश नहीं होता, बल्कि एमा होती है, जो ऑस्टिन से मिलने के लिए आई होती है, क्योंकि ऑस्टिन ने उसे कुछ घंटे बाद बुलाया था। लेकिन अब उसकी मौत और जिंदगी की बस कुछ ही सेकंडों का फासला है। कुछ ही देर बाद एमा की मृत्यु हो जाती है। ऑस्टिन को इससे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। टॉमी को भी बुरा लग रहा होता है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं, ये तो बस जेंडो की झांसा था जिसमें वो दोनों फंस गए। इधर एलिवेटर दोबारा चालू हो जाता है। टॉमी ऑस्टिन को हौसला देता है और वो दोनों एलिवेटर से जाने लगते हैं, लेकिन फिर दोबारा एलिवेटर बंद हो जाता है और वो दोनों एलिवेटर में फंस जाते हैं। ऑस्टिन कहता है, आखिर उसने हमें अभी तक मारा क्यों नहीं? हम तो देख ही चुके हैं वो क्या क्या कर सकती है। आखिर हमें जिंदा रखने की क्या वजह हो सकती है? ऑस्टिन को लगता है कि अगर वो जेंडो की मौत की वजह ढूंढ लेंगे तो हो सकता है उन्हें जेंडो की कहर से बचने का उपाय भी मिल जाए। उधर चेंबर में दोबारा आग लग जाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिससे धुआं बाहर निकलने लगता है। इधर ऑस्टिन जब अपने पिता के साथ मॉग की तरफ जा रहा होता है, तभी वो जगह पूरी तरीके से धुएं में भर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को धुएं में नहीं देख पा रहे होते और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी वो घंटी वाला लाश टॉमी के शरीर पे बहुत सारे कट्स लगा देता है। फिर ऑस्टिन अपने पिता को सहारा देकर मॉग में ले आता है और दरवाजे को रॉड से बंद कर देता है। फिर ऑस्टिन जेंडो की ऑटोप्सी की चौथा स्टेज शुरू करता है, जहाँ वो जेंडो के स्कल को खोलकर ब्रेन टिश्यूज निकालता है और उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक करता है, और वो जो देखता है उससे वो हैरान हो जाता है। फिर टॉमी भी उसे देखने के लिए आता है और वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि जेंडो की ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव होते हैं, मतलब अभी भी वो जिंदा है। ऑस्टिन कहता है, हमने तो उसके लगभग सारे ऑर्गन्स निकाल दिए थे, तो फिर वो जिंदा कैसे हो सकती है? उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। तभी ऑस्टिन की नजर उस कपड़े पर जाता है जो जेंडो की पेट से मिला था। वो कपड़े को फोल्ड करता है और उस कपड़े पर बनी ड्राइंग्स और रोमन नंबर्स लेविटिकस किताब की 2027 वर्ष को इंडिकेट कर रहे होते हैं, और बाकी रोमन नंबर्स साल 1693 यानी 17th सेंचुरी को इंडिकेट कर रहे होते हैं, जब न्यू इंग्लैंड में सैलेम विच ट्रायल्स के दौरान बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था, किसी को फांसी पर लटकाकर तो किसी को पत्थर मारकर, और जेंडो भी उनकी ही शिकार थी। लेकिन उन लोगों ने उसे फांसी पर नहीं लटकाया, बल्कि उसे टॉर्चर किया गया, उसके ऊपर रिचुअल्स किए गए। लेकिन विच ना होने के कारण इस रिचुअल का उसके ऊपर उल्टा असर हो गया। उन लोगों ने उसे जितना भी टॉर्चर किया वो सब वो फील कर सकती थी। अब क्योंकि ऑस्टिन और टॉमी ने जेंडो की ऑटोप्सी किया, इसीलिए वो चाहती है कि वो भी इस दर्द को फील करे। इसी वजह से जेंडो ने पहली बार उस घंटे वाले लाश के जरिए टॉमी पर हमला किया और उस पर भी वैसा ही निशान बना दिया जैसा कि उसके चमड़े पर बनी हुई थी, और दूसरी बार हॉलवे पे उस पर हमला करवाया और बहुत सारे कट्स लगा दिए। इसीलिए उसने अभी तक उन दोनों को नहीं मारी, क्योंकि वो चाहती है कि वो भी इन सब दर्द को एहसास करे, और यही जेंडो की प्रतिशोध है, यही उसकी रिचुअल है। फिर दोबारा कोई दरवाजे को धक्का देने लगता है। ऑस्टिन उसे संभालने के लिए चला जाता है और इधर टॉमी जेंडो से माफी मांगता है और कहता है, तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे ऑस्टिन को छोड़ दो, रहम करो उस पर। तभी लाइटें ब्लिंक होने लगते हैं और दरवाजा धक्का देना बंद हो जाता है। टॉमी समझ जाता है कि जेंडो ने उसकी बात सुन ली और अब उसके साथ वही सब होने वाला है जो 17th सेंचुरी में जेंडो के साथ किया गया था, और अब ऑटोप्सी के दौरान टॉमी ने उसके साथ जो भी किया, टॉमी के साथ ये सब घटना शुरू हो
हो जाता है, उसके रिस्ट एंकल्स टूट जाते हैं और उधर जेंडो के ठीक हो रहे होते हैं। टॉमी के शरीर पे कट्स लग रहे होते हैं और जेंडो की कट्स अपने आप ठीक हो रहे होते हैं। टॉमी के लंग्स भी जल जाते हैं और उधर जेंडो के लंग्स ठीक हो रहा होता है। यहाँ तक कि टॉमी की आंखें भी गिरे हो जाते हैं और जेंडो की आंखें नॉर्मल हो जाते हैं। टॉमी इतनी दर्द को नहीं सह पा रहा होता, इसीलिए वो ऑस्टिन को एक चाकू की तरफ इशारा करता है और अपनी मौत की भीख मांगता है। ऑस्टिन भी अपने पिता को इतनी दर्द में नहीं देख पा रहा होता, इसीलिए वो उन्हें इस दुनिया से, इस दर्द से मुक्ति दे देता है। मॉर्ग पर सब कुछ सही हो जाता है। ऑस्टिन को लगता है पूरा मामला शांत हो चुका है। तभी उसे शेरिफ शेल्डन की आवाजें आती हैं जो उसे बुला रहा होता है। ऑस्टिन उसकी आवाज को फॉलो करते हुए दरवाजे तक पहुंच जाता है। शेल्डन बार बार दरवाजे को खोलने के लिए कह रहा होता है। ऑस्टिन कहता है कि वो नहीं खोल पा रहा। तभी शेल्डन अपनी आवाज बदल कर कहता है, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सन शाइन इन। ऑस्टिन समझ जाता है कि ये शेल्डन नहीं है, बल्कि ये बस जेंडो की एक झांसा थी। वो बस उसे बहकाना चाहती है। ऑस्टिन को नीचे से घंटी की आवाज आती है। वो नीचे देखता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता और जब वो दोबारा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसके पिताजी खड़े होते हैं, जिससे वो डर जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी स्कल टूटने के कारण मृत्यु हो जाता है। उसकी मृत्यु ऐसे इसलिए हुई क्योंकि उसी ने जेंडो की स्कल को तोड़कर उसके ब्रेन की ऑटोप्सी किया था। सुबह शेल्डन अपनी टीम के साथ टेल्डन के घर पे पहुंचता है और वो देखता है कि एमा के साथ ऑस्टिन और टॉमी का रहस्यमय तरीके से हत्या हो चुका है, क्योंकि किसी ने भी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि ये लोग अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर शेल्डन मॉर्ग पर आता है जहाँ वो देखता है कि एक बोर्ड पर जेंडो के बारे में कुछ लिखा होता है और उसके फोटो भी होते हैं। फिर उसकी नजर जाता है जेंडो पर, जिसकी हालत जैसे का तैसा होता है। एक लेडी ऑफिसर उससे पूछती है अब जेंडो का क्या करना है। शेल्डन कहता है क्या वो जेंडो की जांच पड़ताल के लिए उसे किसी और के पास भेजेगा ताकि वो जेंडो के बारे में पता लगा सके। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले जेंडो को अपने साथ गाड़ी में ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक गाड़ी की रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल जाता है और ये गाना चलता है, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सन शाइन इन। और जेंडो की उंगलियां हिलने पर घंटे की आवाज आता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन आपको ये समझ जाना है कि जेंडो अपना खूनी खेल दोबारा शुरू करने वाली है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।